हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आप सबका बहुत वेलकम है। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो अच्छी होगी ही आपकी, क्योंकि जेई मेन और नीट का अब एग्जाम नज़दीक है। आप सभी लोग इसकी तैयारी करने के लिए सोच रहे होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जेई मेन हो या नीट हो या 11th हो, क्लास 12th हो, जेई एडवांस हो, जो भी हो, फिजिक्स की बात जहाँ आती है वहां पर सीधा कंसेप्ट की बात आती है। जब कंसेप्ट की बात आती है तो उसमें फॉर्मूला रटने का कहाँ कोई गुंजाइश है। मैं देखता हूं कि 90% से भी ज्यादा, अगर अगर हम कैलकुलेशन करें एक अंदाजा से, तो 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्मूले को रटते हैं, समझते नहीं है। फॉर्मूला समझने की चीज है, फॉर्मूला डिस्कशन करने की चीज है, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमेशा ट्विस्ट बना रहता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल जरूरी नहीं कि आए, हो सकता है कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आए जहां पर फॉर्मूले को घुमा करके यूज करना हो या कई फॉर्मूले को आपस में मिला करके उसका सोल्यूशन आता हो। मतलब ट्विस्ट की संभावना फिजिक्स में बराबर बनी रहती है। यही तो प्लेजर है फिजिक्स का। फिजिक्स टफनेस वाली बात नहीं है, फिजिक्स टफ नहीं है। दिमाग में कंसेप्ट का क्लिक करना बहुत जरूरी है। क्लिक तभी करेगा जब आप ट्विस्ट को समझोगे, ट्विस्ट को तभी समझोगे जब फॉर्मूला समझोगे, फॉर्मूला तभी समझोगे जब फॉर्मूला पर आपका डिस्कशन होगा। इसलिए इस बीमारी से कहिए, इस फोबिया से कहिए, इस टेंशन से कहिए, इस तरह की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमने एक आइडिया अपने आप में सोचा है कि क्यों ना चैप्टर वाइज फॉर्मूला डिस्कशन सीरीज लाया जाए, जिससे कि 90% प्रॉब्लम आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। मतलब समझिए कि चैप्टर वाइज एक ब्रह्मास्त्र होगा। तो आज काइनेमेटिक्स का ब्रह्मास्त्र है, मतलब काइनेमेटिक्स का चैप्टर वाइज डिस्कशन सीरीज का पहला लेक्चर है। तो बिना देरी का मैं शुरू करना चाहता हूं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे गुजारिश कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, या जो भी मान लीजिए। अगर आपको पूरा देखने के बाद, वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा तभी फायदा होगा, पूरा देखने के बाद आपको लगे कि हाँ, यह इंपॉर्टेंट सीरीज है, यूजफुल है, ये जरूरी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। मुझे मोटिवेशन जरूरी है, तभी तो मैं आगे भी और अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज काइनेमेटिक्स का जो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन मैं करना चाहता हूं फॉर्मूले का, सबसे पहले एकदम बेसिक चीज से शुरू करता हूं। आप ये देखो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लगभग सबको पता होता है, लेकिन स्टार्ट जीरो से ही करनी चाहिए। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ए से सी तक अगर आपको पहुंचना है तो डायरेक्ट ए सी इस रास्ते से पहुंच सकते हो या ए बी सी इस रास्ते से पहुंच सकते हो। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ ए बी सी, ये डिस्टेंस हो गया, और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ए सी, ये देखो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ए सी डिस्प्लेसमेंट हो गया और ए बी सी डिस्टेंस हो गया। ये साफ दिखाई दे रहा है आपको। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब जब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप एक बात देख लो, अगर कोई पॉइंट ए यहां पर है, कोई पॉइंट बी है, तो हमें ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए? ए बी वेक्टर का मतलब डेल्टा आर वेक्टर। इसको निकालने के लिए डेल्टा आर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये होता है डेल्टा आर। मतलब ए बी अगर निकालना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर, यहाँ पर ए बी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये होता है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे करें, ए बी वेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये चीज। और अगर आपका आर ए की वैल्यू एक्स आई आई जे के में गिवन हो और आर बी की वैल्यू इतना गिवन हो, तो इसकी वैल्यू हम उठाकर यहाँ रख सकते हैं। ये डायग्राम आपका होगा। ठीक है, एक बार धीरे धीरे ना, इस वीडियो को बार बार आप देखोगे, मैं पूरा बता लेता हूँ, तसल्ली से लास्ट मोमेंट तक पूरा वीडियो को देखो। आपको बिना परेशानी का हर तरह का फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। तो वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। फॉर यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड कब, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। वेलोसिटी v आपका dr बाई dt होगा वेक्टर के फॉर्म में, तो आप r का पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस jk लिखोगे, डिफरेंशिएशन है t के रिस्पेक्ट में, ये अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। तो dx बाई dt vx हो जाएगा, dy बाई dt vy हो जाएगा, dz बाई dt bz हो जाएगा। ठीक है, x कंपोनेंट i के अलावा, y कंपोनेंट j के अलावा और z कंपोनेंट k के अलावा। तो वेलोसिटी ऑफ v हो गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन ए बी, अगेन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। देखो एवरेज में डेल्टा आ रहा है, ध्यान रखना, और इंस्टेंटेनियस में डीवी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन वाला टर्म आ रहा है। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी होगा। ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, सेम वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट किया है, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, जाहिर सी बात है, डीवी एक्स बाई डी टी, डीवी वाई बाई डी टी, ये तीनों एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों को मिला करके एक्सेलरेशन का वेक्टर के फॉर्म में ये इक्वेशन आपके सामने है। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन डायमेंशन में, वन डायमेंशनल मोशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि डिस्टेंस हमेशा, देखो एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से बराबर हमेशा बड़ा होता है। एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। फिर इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें ये टू इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो एटलीस्ट एट वन पॉइंट इन पाथ वेलोसिटी जीरो, ये ध्यान रखना। इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, उस हालत में एटलीस्ट एट वन पॉइंट इन पाथ वेलोसिटी इज जीरो, ये जरा समझो इस चीज को। और दूसरा पॉइंट है, द बॉडी मस्ट हैव रिटार्डेड ड्यूरिंग द मोशन, स्पीड इंक्रीजेस इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर पॉजिटिव और निगेटिव। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो उस हालत में क्या कहोगे आप, मस्ट हैव रिटार्डेड ड्यूरिंग द मोशन, स्पीड इंक्रीजेज के टाइम में ऐसा होगा। अगर स्पीड इंक्रीजेज है, इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। और इसके साथ एक क्या था, द बॉडी मस्ट हैव रिटार्डेड ड्यूरिंग द मोशन, ये तो इसका साथ पॉइंट था। ठीक है, इसको हम सी पॉइंट पर रख सकते हैं। द बॉडी मस्ट हैव रिटार्डेड ड्यूरिंग द मोशन, कब केस था, इस केस में था जब इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो एटलीस्ट एट वन पॉइंट इन पाथ वेलोसिटी जीरो। और दूसरा पॉइंट था द बॉडी मस्ट हैव रिटार्डेड ड्यूरिंग द मोशन। और एक तीसरा पॉइंट आपके पास आ गया कि स्पीड इंक्रीज करता है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है। इन वन डी मोशन ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी और वी इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन के ये दो फॉर्मूले, डीवी बाई डी टी होता है और वी डीवी बाई डी एक्स होता है। ये इसका यूज दोनों का बहुत आता रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे थर्ड में। ये ग्राफिकल इंटीग्रेशन इन मोशन एनालिसिस। ठीक है, ये देखो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसको कह सकते हैं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इन मोशन एनालिसिस। और ये इंटीग्रेशन मेथड है। यहाँ पर देखो क्या है कि अगर a इज इक्वल टू एफ टी, ए इज द फंक्शन ऑफ, ए इज द फंक्शन ऑफ टी, इसका मतलब a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको आप लिख सकते हो डी बी फ्रॉम वी वन टू वी टू इज इक्वल टू ए डी टी। और इसका dv का मतलब हो जाएगा v2 माइनस वी वन इक्वल टू ए डी टी, t1 से t2 तक। यहाँ एक्सलेशन और टाइम में ये ग्राफ है। इंटीग्रेशन मेथड से इसका हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। मतलब एटी ग्राफ में जो एटी जो कर्व है, उसमें जो एरिया है, ये एरिया किस चीज को शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी को। चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस वी वन इक्वल टू ए डी टी, और ये t1 से t2 तक। ठीक है, तो एटी कर्व में जो एरिया होगा वह चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा। ओके, अगर v इज द फंक्शन ऑफ t, vt कर्व की बात करें, तो vt कर्व में क्या होगा, ये जो एरिया है वह डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v dx बाई डी टी, डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, v dt
x2 माइनस x1 ये वाला पोर्शन वी डी टी टी वन टू टी टू। अब इसमें चेंज इन पोजिशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया बिटवीन वी टी ग्राफ या वी टी कर्व लिख सकते हो। ठीक है, तो चेंज इन पोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब एरिया बिटवीन वी टी कर्व या वी टी ग्राफ। ओके, थर्ड के बाद हम फोर्थ में आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हमने बना रखे हैं। अब देखो, इफ ए इजक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स हो, अगर ए का ये फॉर्मूला हमारे पास है तो यहाँ पर वी डी वी इजक्वल टू ए डी एक्स, और वी वी आई से वी एफ मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ, और फिर एक्स आई से एक्स एफ ए डी एक्स। यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी, और ये क्या दिखाएगा, एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ। एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ वी एफ ये इसकी वैल्यू की इक्वल होगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये बहुत न्यूमेरिकल में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है, दैट इज v इक्वल टू dx बाई dt। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, a इक्वल टू dy बाई dt। फिर vt कर्व एरिया, vt कर्व एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एक जगह हम इसको शॉर्टकट में, दैट इज v dt। देखो कैसे इंटीग्रेशन में ये लिखा गया है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। एटी कर्व एरिया में चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल टू ए डी टी, इसी को हमने एक जगह शॉर्टकट में लिखा है इसको। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट फिफ्थ। फिफ्थ में देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग कर्व है। ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉक हमने बनाया है यहाँ पर, कि जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो तो वेलोसिटी में पहुंचने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वेलोसिटी से एक्सलेशन की तरफ पहुंचने के लिए अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और उल्टा चलिए, अगर एक्सलेशन से अगर आपको वेलोसिटी की तरफ आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ आपको आना है तो अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट माना जाता है, ये आपको पता ही है। तो इस ब्लॉक डायग्राम को देख करके आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए कि कब इंटीग्रेशन करना है। एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी में आना है तो इंटीग्रेशन करनी होगी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में आना है तो अगेन इंटीग्रेशन करनी होगी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना होगा तो डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना होगा तो अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। क्योंकि आए दिन इसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में बना रहता है, तो ये कंफ्यूजन आज से नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सिक्स पेज पे। सिक्स पे, सिक्स पेज में आप कुछ डिफरेंट केसेस और उनके ग्राफ्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में आप एक बात देखो, वीटी कर्व में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन ये तब कहलाएगा जब v कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में विद u इज इक्वल टू जीरो एट t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से ओरिजिन से ग्राफ जाएगा, वीटी में स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। उसके बाद से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u डज नॉट इक्वल टू जीरो, u जब जीरो नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ फाइनाइट पॉइंट से चलना शुरू करेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u डज नॉट इक्वल जीरो एंड s इज इक्वल टू एस नॉट, इस केस में भी आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो। एक बात यहाँ पर देखना होगा कि हमें जो एस टी ग्राफ है, ये देखो, हमें यूनिफॉर्म मोशन में वीटी के बाद वीटी जो कर्व है यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही एस टी कर्व यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, इसको देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वीटी ग्राफ कैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा तो एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। फिर उसी तरह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा जब v इक्वल टू जीरो टाइम t इक्वल टू जीरो पर, तो वीटी ग्राफ कैसा होगा। फिर एस टी ग्राफ कैसा होगा, ये देखो, एस इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर पैराबोलिक है, एस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टी। फिर उसी तरह से आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद u डज नॉट इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू जीरो, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब वीटी ग्राफ से एस टी ग्राफ, फिर वीटी ग्राफ से एस टी ग्राफ, इस केस में वीटी ग्राफ से एस टी ग्राफ, फिर इस केस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u डज नॉट इक्वल जीरो एस इक्वल एस नॉट, इसमें आप ये देखो एस टी ग्राफ इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इस पर जरा ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद से यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम जीरो, इसमें वीटी ग्राफ में आप देखो v इक्वल टू यू माइनस ए टी होगा यहाँ पर, और इसके करस्पॉन्डिंग देखो एस टी ग्राफ ही होगा। फिर अगेन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन देन एक्सेलरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन,
तब इस केस में वी टी ग्राफ ऐसा होगा और एस टी ग्राफ ऐसा होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब ग्राफ बनाया गया है, इसको ध्यान से देखो, दिमाग में छप जाना चाहिए पूरा। ठीक है, एक एक चीज ग्राफ साफ क्लियर है। अब हम चलते हैं 6 के बाद 7, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको इन वेक्टर फॉर्म v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग जनरली यूज करते हैं, उसमें हम लोग स्केलर फॉर्म का ही ज्यादा यूज करते हैं, दिखाई नहीं देता कम से कम v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें इस फॉर्म में तो यूज आप लोग नहीं करते हो, लेकिन अब देखो ये भी जान लो, इसकी भी जरूरत आएगी जब वेक्टर फॉर्म में होगा तब कैसे यूज करेंगे। जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं स्केलर फॉर्म में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2 एस एन एथ इक्वल टू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। हमेशा हम लोग इसको यूज करते हैं स्केलर फॉर्म में, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में यूज करना होगा तब देखो v इक्वल टू प्लस ए टी ऐसे लिखेंगे, डेल्टा आर मतलब एस के मतलब ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको हम आर टू माइनस आर वन पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। u प्लस बी एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टी, इसको हम ऐसे देखो u इनिशियल वेलोसिटी है और उसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ये वेक्टर लगा हुआ है, एक्सलेशन है, और इस तरह से ये फॉर्मूला। अब अगर इसी में अगर फाइनल वेलोसिटी के टर्म में इसको लिखना हो, यू की जब भी लिखना होगा तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, ये जरा सोच लेना। अगर इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला है तो ये होगा, अगर फाइनल वेलोसिटी के टर्म में लिखना हो तो वी टी, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा समझने की जरूरत है। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, देखो ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a डॉट सी है, ये वेक्टर में a डॉट सी आएगा यहाँ पर, और nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, मतलब पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कवर्ड, ये भी डिस्प्लेसमेंट है u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है, इस चीज को आपको जानना जरूरी है, ये थोड़ा सा यूनिक है जो दिखाई दे रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 7 के बाद पेज नंबर 8 में हम आते हैं। पेज नंबर 8 में रिलेटिव मोशन के बारे में बात हो रही है। जनरली रिलेटिव मोशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक मूविंग बॉडी का दूसरे मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है वह रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ये सिंपल से हम लोग देखते हैं। और 1 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में होता है, दोनों तरह का हम लोग तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर ऐसा हमको लिखना होता है तो क्या कहते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए या रियल वेलोसिटी ऑफ ए या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम ऐसा लेकर के चलते हैं। ठीक है, उसी को थोड़ा सा और संभाल करके यहाँ पर लिखा गया है, वी रिलेटिव इज इक्वल टू वी एक्चुअल माइनस वी रिफरेंस, मतलब चलते हुए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो वी रिफरेंस उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, उसकी जगह पर एक चलती हुई के कोई ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में, तो उसको हम वी रेफरेंस हमने लिख दिया है। और वी एक्चुअल हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, लेकिन ये चलती ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इसका इस वाले का वेलोसिटी जो है पहले वाले का वेलोसिटी, मतलब इसको आप लिख सकते हो रेफरेंस वेलोसिटी। ठीक है दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, इसका एक्चुअल वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। अब एक बात देखो, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसका अपोजिट वेक्टर लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट इसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो अपोजिट वेक्टर लेते हैं। जैसे मान लो कि इधर साइड में अभी आएगा, आगे हम बताते हैं आपको। अब देखो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, और उसी तरह से इसको अगर डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन का आ जाएगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है वही रिलेटिव एक्सेलरेशन का भी है। यहाँ पर ये देखो, ये अलग अलग केसेस में यहाँ लिखा हुआ है, इफ ए रिलेटिव इज इक्वल टू जीरो, वी रिलेटिव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी। If A relative is equal to constant, then V relative is equal to U relative plus A relative into T। फिर S relative is equal to UT plus half AT स्क्वायर में जो आता है ना, जैसे हम अगर रिलेटिव की ही बात करें तो S is equal to UT plus half AT स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव आ जाएगा टर्म, बस रिलेटिव वहां पर चेंज हो जाता है। यहाँ ये देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी रिलेटिव इंटू डॉट वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव डॉट यू रिलेटिव प्लस 2 a डॉट रिलेटिव एस डॉट रिलेटिव। ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला है, इसको भी समझना जरूरी है, ये कभी कभी आपको काम आ सकता है। ठीक है, जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस में क्या होता है, वी डॉट वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर यू डॉट वेक्टर वी इक्वल टू 2 a डॉट एस जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर
वी रिलेटिव के टर्म अगर लिखना हो तो वी रिलेटिव डॉट वी रिलेटिव, यू रिलेटिव डॉट यू रिलेटिव प्लस टू ए रिलेटिव डॉट एस रिलेटिव। ये भी बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नाइन्थ में। पेज नाइन्थ में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। देखो कभी भी एक मैन अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एयर, मान लो कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेन, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर कह रहा हूँ रेन, वी ऑफ रेन, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ हम रख दें। अगर मैन के रिस्पेक्ट में करना हो तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसको इधर कर लेते हैं, अपोजिट कर लेते हैं, और इसको हम ऐसा कर लेते हैं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वाला, ये रिलेटिव होता है। हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में करना हो उसको अपोजिट कर लो और इस वेक्टर को लेकर के चलो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टेन थीटा इजकल टू, ये देखो यहाँ पर मैन के रिस्पेक्ट में इधर हमने वीएम ले लिया। अब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई मैन है, कोई पर्सन है, वह वॉक कर रहा है और रेन अम्ब्रेला के प्रॉब्लम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो कितने एंगल पर उसको अम्ब्रेला को वर्टिकल से रखना चाहिए ताकि वो भीगने से बच जाए, तो उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी को हम निकालते हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैन है तो इधर अपोजिट कर दिया, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये थीटा हुआ तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि tan थीटा निकालते हैं तो दिस बाई दिस, ये वी एम बाई वी आर यहाँ पर निकल जाता है थीटा की वैल्यू। और उसके बाद से अगर वी आर एम मतलब रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, नाइन्थ के बाद आपको टेंथ में लेकर आता हूँ। अब ध्यान से इसको देखिए, अपनी कोई भी सजेशन आपका हो वो मोस्ट वेलकम। जैसे जैसे आपका सजेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग वीडियो में बनाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब स्विमिंग इनटू द रिवर, जब रिवर में स्विमिंग की बात आती है तो एक बात देखो, ए मैन कैन स्विम विद वेलोसिटी v, दैट इज इट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ठीक है, इफ वाटर इज ऑल्सो फ्लोइंग विद वेलोसिटी वी आर, देन वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड निकालने के लिए वी एम इक्वल टू वी प्लस वी आर, ये देखते हैं। और ये मैन कैन स्विम विद वेलोसिटी वी, ये वाला हम रखते हैं, और प्लस वी आर ये रिवर की वेलोसिटी होती है। तो जब भी मैन की वेलोसिटी निकाली जाती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये जो वी वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, मैन कैन स्विम विद वेलोसिटी वी, दैट इज इट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, ये होता है वी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी एम इक्वल टू वी प्लस वी आर, ओके, आर रिवर की वेलोसिटी होती है। इफ द स्विमिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर और अलोंग द डाउन स्ट्रीम, देन वी एम इक्वल टू वी प्लस वी आर। ये देखो वी अगर उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये रिवर फ्लो है तो वी एम इक्वल टू वी प्लस वी आर। अगर ये किस में है, डाउन स्ट्रीम में, और अगर अप स्ट्रीम में हो तो वी माइनस वी आर हो जाएगा। ओके, अब नाउ वेक्टर फॉर्म में आप यहाँ पर है, अगर दोनों में कोई एंगल है, वी आर इस डायरेक्शन में है, वी इस डायरेक्शन में है, तो जो वी एम होगा वो वी एम इक्वल टू वी प्लस वी आर, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आप निकालोगे जहां वी इज ग्रेटर देन वी आर। ओके, अब हम चलते हैं पेज नंबर 11 में। पेज नंबर 11, ये देखो पेज नंबर 11 में फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई रिवर है, ऐसे कोई रिवर है, कोई रिवर है, और इसमें एक कोई इंसान यहाँ से सीधे डायरेक्ट स्विम करके यहाँ डायरेक्ट फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो, फिर टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम हो, फॉर मिनिमम टाइम हो। तीन केसेस आते हैं नदी को पार करते समय। जब कोई रिवर में कोई बोट्समैन या कोई इंसान स्विम करता है तो उसमें तीन तरह के क्वेश्चन, तीन तरह के केसेज आते हैं फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो ये केसेज होगा, अगर मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर अगर इधर की तरफ ये भी वेलोसिटी ऑफ बोट्समैन या स्विमर जा रहा हो थीटा एंगल से, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा ए बी के अलांग होगा, और वी साइन थीटा मतलब इधर की तरफ ही जा रहा है वी से, तो ये वाला एंगल इधर वी कॉस थीटा हो गया, और ये वाला हो जाएगा वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा अगर रिवर की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा तो इस केस में वो सीधा जाएगा,
मिनिमम डिस्प्लेसमेंट उसको कवर करना होगा, जो कि डी होता है। दो ये इसके बीच में मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ये होता है। उस केस में ये इक्वेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर टाइम ऑफ क्रॉसिंग के केस में क्या होगा? टाइम ऑफ क्रॉसिंग इस केस में टाइम इज इक्वल टू मिनिमम डिस्प्लेसमेंट डी, और किस वेलोसिटी कंपोनेंट से जा रहा है? बी कॉस थीटा से जा रहा है। तो ये मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग आपको निकल जाएगा, और थीटा की वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई वी आर होगा। यहां पर कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई वी आर होगा इस केस में। ओके, अब नाउ फॉर मिनिमम टाइम के लिए कितना जल्दी जल्दी वो पार कर ले, तब टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी होगा। वी ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, यहाँ हमेशा ये डायरेक्शन की टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में, और डी यहाँ पर है। तो टाइम मिनिमम होगा, यहाँ से आप देख सकते हो टाइम के मिनिमम होने के लिए इसका मैक्सिमम होना जरूरी है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए डी बाई वी हो जाएगा मिनिमम टाइम के लिए। तो ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के लिए, तो ये देखना जरूरी है। क्लास ये पेज 11 हो गया। अब पेज 12 के बारे में हम बात करते हैं। पेज 12 के बारे में बात करते हैं। ये देखो पेज 12, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये देखो, इफ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद ए वेलोसिटी u in the uniform gravitational field, neglecting air resistance, then maximum height attained is equal to ये वर्टिकल हाइट ऊपर की तरफ u स्क्वायर बाई 2g। टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा? u बाई जी होता है। फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u बाई जी। ओके, वेलोसिटी ऑफ फॉल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू u डाउनवर्ड इस केस में। अब एक गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स होता है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यूनिक टाइप का है, कम मिलता है देखने को, लेकिन समझो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, रेशियो ऑफ सक्सेसिव डिस्टेंस covered in equal time interval t is equal to s1 is to s2 is to s3 is equal to and so on 1 is to 3 is to 5 and 2n minus 1। ये एक फॉर्म होता है, जैसे सक्सेसिव डिस्टेंस कवर होता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 is to 3 is to 5 into 2n minus 1, इस रेशियो में ऊपर से नीचे सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। एट एनी पॉइंट ऑन इट्स पाथ द बॉडी विल हैव द सेम स्पीड फॉर अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी। इफ ए बॉडी थ्रो अपवर्ड क्रॉसेस a point in time t1 and t2 respectively, then height of point is s is equal to half। ये देखो, यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये देखो, यहां से अगर यहां से इस केस वाला को तो हमने बता दिया, यहां पर इसका ग्राफ, इस केस में समझना ही जरूरी है। ये गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स में, जैसे ऊपर से अगर फ्रीली फॉल कोई बॉडी करता हो तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये s1, फिर दूसरा सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट s2, फिर तीसरा s3, फिर चौथा ये s4, और इक्वल टाइम इंटरवल में आए तो समझ जाओ कि ये s1 s2 s3 का जो रेशियो होगा 1:3:5 एंड 2n-1 इस टाइप से होगा। ठीक है, ये आता है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स में। अब एक बात और है, यहाँ पर समझा जाए कि अगर यहाँ से कोई थ्रो किया गया, मान लेते हैं कि आप कोई स्पीड से थ्रो किए हो और यहाँ तक आता है t1, फिर t1 के बाद h हाइट t1 से, फिर यहाँ से आकर के और इस हाइट पर t2 हाइट पर, मैंने पहले बार t1 टाइम में हाइट गेन किया, फिर दूसरी बार पलट करके आने में t2 टाइम में हाइट यहाँ पर आ गया इस हाइट पर। तब इस केस में आप जो हाइट निकालते हो, h लिखा ना, अपवर्ड क्रॉसेज अ पॉइंट इन टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली, देन हाइट ऑफ पॉइंट h इज इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2 होता है। डायरेक्ट h हाइट आप निकाल सकते हो, h इज इक्वल टू हाफ जी t1 इंटू t2। ठीक है, और उसके बाद से एक और पॉइंट यहाँ पर है, इफ ए बॉडी, ये मैक्सिमम हाइट, ये देखो, ये मैक्सिमम हाइट निकालने का जो तरीका है, इस केस में जो मैक्सिमम हाइट है वो देखो, हाफ 1/8 जी t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, इतना आता है। इसको जरा समझने की जरूरत है। अब देखो, इसमें a body is thrown upward, downward and horizontally with same speed takes time t1, t2 and t3 respectively to reach the ground. There t3 is equal to under root t1, t2 and height from where the particle was thrown is this। इस केस में यहाँ पर अगर यहाँ से एक हाइट पर ऊपर v1 से, v से, नीचे भी v से और हॉरिजॉन्टली v से अगर थ्रो किया गया, ठीक है, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली विद द सेम स्पीड, टेक्स टाइम t1, t2 एंड t3 रिस्पेक्टिवली टू रीच द ग्राउंड, देन तब t3 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 इंटू t2 होता है, और ये h हाफ जी t1 इंटू t2 होता है। इस केस में ये चीजें आप जान लो, बहुत काम की चीजें हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बाद इस नतीजे पर आप पहुँचते हो, आप आराम से इसको चेक कर सकते हो, ये जो भी बताया जा रहा है, ये बहुत काम का चीज़ है, ठीक है? सेम वे अगर हाइट h से इधर T1 से, इधर T2 से, इधर T3 टाइम में पहुँचे ज़मीन पर, यहाँ से थ्रो करते हो, 20 फीट से T1 टाइम में पहुँचता है, यहाँ से थ्रो करते हो नीचे T2, यहाँ से थ्रो करते हो T3 टाइम में, तो T3 इक्वल टू अंडर रूट T1 T2 होगा, और ये जो h होगा ये हाफ जी T1 T2 होगा, ये हाइट, ठीक है? तो ये बहुत काम का चीज़ है, इसको आप एक बार अच्छी तरह से समझ लेना। आते हैं 13 पेज में, 13 पेज में, पेज नंबर 13 में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात होगी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल मोशन में प्रोजेक्टाइल यू स्पीड से थ्रो किया जाता है एंगल थीटा से, ये मैक्सिमम हाइट है। इसके दो कंपोनेंट यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, यू साइन थीटा वर्टिकल। आप जानते हो कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होता है हमेशा वर्टिकली चेंज होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। इस केस में यू कॉस थीटा इक्वल टू यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसलिए ए एक्स इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। वर्टिकल मोशन में ये भी वाई इक्वल टू यू आई माइनस जी टी होगा, और वाई इक्वल टू यू के जो ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट, फिर हाफ जी टी स्क्वायर, फिर नेट एक्सलेशन हो जाएगा। नेट एक्सलेशन का इक्वेशन भी आप देख सकते हो, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब ए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन होता नहीं है, इसलिए ए वाई जे माइनस इसलिए लगाया गया है कि जी का जो डायरेक्शन होता है नीचे होता है, उसको साइन कन्वेंशन में नीचे नीचे के डायरेक्शन को हम नेगेटिव में लेकर के चलते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एट एनी इंस्टेंट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, वी इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी वाई की वैल्यू उठा करके और यहाँ से इसको आप रखोगे, तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। इफ एंगल ऑफ वेलोसिटी वी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज अल्फा, देन tan अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत काम की चीज है। अब हम आते हैं पेज नंबर 14 में, पेज नंबर 14 में। हाँ, इसमें आप देखते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट में ये वाला कंपोनेंट वी वाई इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है? और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, ये यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है, ठीक है? ये चेंज होता नहीं है, क्योंकि यू स्पीड से थ्रो करते हैं थीटा से, तो यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल रिमेंस द सेम। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये पूरा का पूरा रेंज होता है, और इस हॉरिजॉन्टल रेंज में आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ वैल्यू पुट करने पर डायरेक्ट आर की वैल्यू 2 इंटू यू एक्स इंटू यू आई भी लिख सकते हो भाई, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और नहीं तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो, इस फॉर्म में याद कर सकते हो। थीटा 45 डिग्री होने पर मैक्सिमम रेंज होता है, ये पता है सबको। आर इज द सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। सेम रेंज के लिए दो एंगल होना चाहिए, थीटा या 90 माइनस थीटा, ठीक है? मैक्सिमम हाइट के लिए यू वाई स्क्वायर बाई टू जी होता है, यू वाई का मतलब यू साइन थीटा होता है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे। और एक बात देख लो, ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट, इसको सिंप्लीफाई करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में, तो आप देखोगे ये रिजल्ट आएगा। और एच बाई आर मैक्सिमम हाइट और रेंज में जो रिलेशन होता है 1/4 tan थीटा होता है, ये बहुत काम का चीज़ है। ये भी आपको कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ये होता है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी एक फॉर्म होता है एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, जिसमें रेंज के टर्म में आता है। क्योंकि y द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, देयरफॉर इट इज ए पैराबोला। तो कभी भी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि y द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, और इसके दो इक्वेशन होते हैं ट्राजेक्टरी के, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। आर यहाँ पर रेंज है। और जब भी कोई प्रोजेक्टाइल में कोई भी इस तरह का अगर ये पॉइंट आपके पास दिया हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो एक्स कोऑर्डिनेट आप यहाँ रख दो, वाई कोऑर्डिनेट आप यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला जानना, ठीक है? 14 के बाद पेज नंबर 15 में हम आते हैं, पेज नंबर 15 में, पेज नंबर 15 में आते हैं। ए बॉडी क्रॉसेस 2 पॉइंट्स। अब देखो थोड़ा सा ये स्पेशलाइज केस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह की प्रोजेक्टाइल है, एक बॉडी है और यहाँ पास करता है सेम हाइट से, यहाँ पहुंचता है, हाइट एच है, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुंचता है, ये भी सेम हाइट का एच है थीटा एंगल से। तो इस केस में जो वैल्यू होती है, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, यहाँ पर पहुंच, तो इस केस में ये सपोज कर लो ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये केस एक्स डिस्टेंस पर है, और ये इधर वाई लिखा है ना, ए बॉडी क्रॉसेस 2 पॉइंट्स एट सम हाइट्स इन टाइम t1 एंड t2, द पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस x एंड y फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब x डिस्टेंस पर ये है
और y डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, x डिस्टेंस पर ये है, y डिस्टेंस पर, तब दोनों का सम रेंज के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर के कुछ ऐसा समझा जाए, ये अगर x है और ये सेम हाइट, ये भी हाइट सेम है और ये y है, तो देखा जाता है x प्लस वाई इक्वल टू रेंज के इक्वल होता है। और यहां से यहां तक जाने में अगर टाइम t1 है, फिर यहां से यहां पहुंचने में टाइम t2 लगता है, तो t1 प्लस t2 भी कैपिटल T के इक्वल होता है, टोटल टाइम ऑफ लाइट के इक्वल होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। और फिर ये जो हाइट h है, मतलब ये h हाइट, ये वाला h हाइट, वो हाफ जी t1 इंटू t2 के इक्वल होता है। ये भी आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से अब देखो इंपॉर्टेंट नोट में, इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस x, then the maximum height to which he can throw the ball will be x by 2. If a person can throw a ball to a maximum distance x, x maximum distance का थ्रो कर सकता है, then the maximum height to which he can throw the ball will be x by 2. बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अगर किया जाता है, तो इस केस में क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है, वो t इक्वल टू अंडर 2h/g होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज में r इक्वल टू u इंटू टी होता है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे। एंगल ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू दैट इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स gt बाई u। ठीक है, मतलब y कंपोनेंट बाई y कंपोनेंट gt होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको एंगल ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट विद हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कभी भी, ये जो ये होता है ना, ये विद हॉरिजॉन्टल, ये वाला, ये भी लास्ट कंपोनेंट होता है, v इक्वल टू gt हो जाएगा, और ये वाला u होता ही है। इस तरह से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो इसका। ठीक है, अब हो गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 आई थिंक ये लास्ट होगा, ये पेज नंबर 16। इसमें हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। अप मोशन क्या होगा, डाउन मोशन क्या होगा। अप मोशन में देखो, यहाँ इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते हैं अल्फा एंगल ऑफ, यहाँ पर प्लेन, ये प्लेन का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, और हॉरिजॉन्टल से ही थीटा एंगल पर कोई प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं, यहाँ से इस पर यहाँ पहुंचना है, इसको हम इस तरह के मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। अप मोशन माने ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो थीटा माइनस अल्फा हो गया, और u का कंपोनेंट u cos थीटा माइनस अल्फा इधर होगा, u sin थीटा माइनस अल्फा होगा। अब इस तरह से ये मोशन हो गया। अब वो वाला एक प्रोजेक्टाइल जो जनरल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल टाइप में कर दोगे, मोड़ दोगे, तो वही फॉर्म आ जाएगा आपको देखने को। तो इस केस में अगर आप देखते हो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो जनरल टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, 2u इंटू u परपेंडिकुलर। यहाँ u परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, u sin थीटा माइनस अल्फा। जी परपेंडिकुलर का मतलब जी कॉस बीटा। ये देखो, इस यहाँ पर अगर जी का नीचे की तरफ है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये होगा आपका, ये देखो, इधर साइड में जो होगा ये थीटा होगा, इधर हो गया जी कॉस बीटा, और ये हो जाएगा जी साइन बीटा, यहाँ पर साइन बीटा। ठीक है, तो ये जी परपेंडिकुलर वाला यहाँ हम रखते हैं, ये जी साइन बीटा वाला हो गया, जी कॉस बीटा। तो इसके परपेंडिकुलर वाला जी कॉस बीटा यहाँ रखते हैं, ये वाला। और मैक्सिमम हाइट यू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई 2g। यू परपेंडिकुलर मतलब यू साइन थीटा माइनस अल्फा, जी परपेंडिकुलर का मतलब जी कॉस बीटा। यहाँ आप रखते हो इसकी वैल्यू ये आएगी। रेंज आर ओ ए होगा, रेंज आर, यहाँ पर ये वाला रेंज, ये वाला रेंज ओ ए होगा, और इसकी वैल्यू 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये होगा। फिर मैक्सिमम रेंज, यहाँ पर रेंज को मैक्सिमम की बात है, तो आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा होगा। और इस स्थिति में जो एंगल थीटा होगा, वो थीटा एंगल होगा, इस स्थिति में जो एंगल थीटा होगा वो होगा आपका ये वाला, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इस तरह मैक्सिमम रेंज की बात आएगी। मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये होना चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमम रेंज आर मैक्स में ये मिनिमम होनी चाहिए, तो ये प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, ये जरा दिमाग में रखो। आप सोचो ये माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। और मैक्सिमम ये मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम हो, तो प्लस केस में होगा। ठीक है, तो जब ये आर प्लस माइनस दो केसेज हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, आर मैक्सिमम होगा यहाँ पर, ये वाला मिनिमम होगा। ठीक है,
तो मिनिमम मतलब 1 माइनस समथिंग, और आर मैक्सिमम होगा तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा 1 माइनस समथिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम केस में थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 5 प्लस अल्फा अल्फा बाई 2 ये होता है। प्रोजेक्शन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन डाउन में केवल अल्फा की जगह पर माइनस अल्फा कर दोगे तो आपका डाउन साइड में सारा फॉर्मूला वही रहेगा। अल्फा की जगह पर अगर माइनस अल्फा कर दोगे मतलब कि डाउन साइड में मतलब इस लाइन के ऊपर वाला पॉजिटिव है, इस लाइन के नीचे ये माइनस अल्फा हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो प्रोजेक्शन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन डाउन मोशन निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज जितना भी हमने फॉर्मूला काइनेमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो हमने बता दिए। आप ध्यान से इसको जरूर देखिएगा, कई बार देखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। कुछ तो ऐसे फॉर्मूले मैंने बताया जो जनरली ट्रेंड में नहीं है लेकिन उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से कई राउंड देखिए। फॉर्मूला के जो टेंशन है उससे मुक्त हो जाइएगा। फॉर्मूला रटने की चीज़ नहीं होती है, फॉर्मूला समझने की चीज़ होती है। इसलिए फॉर्मूला डिस्कशन जो हमने नाम दिया है कि फॉर्मूला डिस्कशन सीरीज, चैप्टर वाइज फॉर्मूला डिस्कशन सीरीज, ये नाम हमने इसलिए जानबूझ करके रखा है। अब बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर का भी हम लेकर के आएंगे फॉर्मूला डिस्कशन सीरीज। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।